नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के जंगलों की। मतलब उनका प्रबंधन कैसे हो रहा है और उनका भविष्य क्या है। हमारे पास ना हिंदुस्तान टाइम्स का एक संपादकीय है 14 जुलाई का। ये एक बहुत ही चर्चित केस रहा है, टीएन गोदावरमन मामला। उस पर बात करता है। इस केस ने ना सुप्रीम कोर्ट की भूमिका तो बढ़ाई वन प्रशासन में, पर कुछ पेचीदा सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस केस ने जंगल की परिभाषा को शायद बदल दिया और ये सब भारत के सतत भविष्य के लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल। और देखिए जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है। ये हमारी पूरी इकोलॉजी, हमारी अर्थव्यवस्था और सच पूछिए तो करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार है। हाँ, ये बात तो सही है। अब सोचिए जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है 2023 की, वो बताती है कि देश का लगभग 25% से ज्यादा हिस्सा वो जंगलों और पेड़ों से ढका हुआ है। 25% से ज्यादा? हाँ, और ये हमारी जो जमीनी जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, उसका करीब करीब 80% हिस्सा इन्हीं में है। और आजीविका की बात करें तो 25 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे तौर पर इन पर निर्भर हैं। 25 करोड़? बहुत बड़ा नंबर है ये। बिल्कुल। और हाँ, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। ये कार्बन सोखते हैं। अभी का अनुमान है कि लगभग 30 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर इन्होंने सोख रखा है। अच्छा, तो फिर ये जो गोदावरमन मामला है जिसकी बात संपादकीय कर रहा है, इसने असल में किया क्या? कहा जा रहा है कि इसने वन की परिभाषा को फैला दिया। हाँ बिल्कुल, देखिए हुआ ये कि इस मामले के बाद वन का जो कानूनी मतलब था वो काफी विस्तृत हो गया। सिर्फ पारंपरिक जंगल ही नहीं, बल्कि कई बार तो घास के मैदान जैसे इलाके भी इसके दायरे में आ गए। ओह अच्छा। और इसका एक बड़ा नतीजा ये हुआ कि वन प्रशासन का काफी हद तक केंद्रीकरण हो गया। मतलब फैसले लेने की ताकत राज्यों या केंद्र के पास ज्यादा चली गई। केंद्रीकरण। और इसका असर क्या हुआ जमीन पर? हाँ, यहीं पर थोड़ी मुश्किल शुरू होती है। जब नियंत्रण ऊपर जाता है तो कई बार जमीनी हकीकत और जो स्थानीय समुदाय हैं उनकी भूमिका थोड़ी पीछे रह जाती है ना? हाँ, ये तो होता है। और फिर इसी केंद्रीकरण के चलते जो विकास की जरूरतें हैं, जैसे सड़कें बनानी हैं, खदानें खोलनी हैं और जंगल बचाने के जो प्रयास हैं, उनके बीच टकराव बढ़ जाता है। मतलब जमीन को लेकर खींचतान। बिल्कुल। आंकड़े भी यही दिखाते हैं। वन भूमि लगातार दूसरे कामों के लिए डाइवर्ट हो रही है। सिर्फ 2023-24 में ही करीब 29,000 हेक्टेयर जमीन डाइवर्ट हुई है। 29,000 हेक्टेयर? और वो जो एक कानून आया था, वन अधिकार कानून, FRA 2006, उसका क्या स्टेटस है? वो तो समुदायों को अधिकार देने के लिए था ना? हाँ, बिल्कुल सही सवाल। वन अधिकार अधिनियम यानी FRA 2006, उसका मकसद ही यही था कि जो जंगल में पीढ़ियों से रह रहे समुदाय हैं, आदिवासी हैं, अन्य पारंपरिक वन निवासी हैं, उन्हें उनके अधिकार मिले। लेकिन लेकिन संपादकीय भी यही इशारा कर रहा है, और ये जमीनी हकीकत भी है कि कई राज्यों में इसका जो कार्यान्वयन है वो बहुत अधूरा है। खासकर जो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स या CFR, हाँ, CFR। जिनसे पूरे समुदाय को जंगल के प्रबंधन का हक मिलता है, उनको मान्यता देने में बहुत ढिलाई बरती गई है। संपादकीय मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का जिक्र करता है जहां इन्हें ठीक से मान्यता ही नहीं मिली है। तो एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ उसे लागू करने में कमी है। तो मतलब एक तरफ हम जंगल बचाने की बात कर रहे हैं, परिभाषा बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो लोग हमेशा से जंगलों के साथ रहे हैं, उनके अधिकार ही पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे। ये तो अजीब सी स्थिति है। हाँ, ये एक विरोधाभास जैसा लगता है। और फिर ये जो पेड़ लगाने के कार्यक्रम होते हैं, वनीकरण, उनमें भी कुछ मुद्दे हैं क्या? मैंने सुना है कि कई बार बस एक ही तरह के पेड़ लगा दिए जाते हैं। ला, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक और अहम पहलू है। वनीकरण कार्यक्रमों के नाम पर अक्सर क्या होता है कि जो जल्दी बढ़ने वाले पेड़ हैं, जैसे यूकेलिप्टस है, सागौन है, उनको लगा दिया जाता है। अच्छा, क्यों? जल्दी हरियाली दिखाने के लिए? हाँ, कुछ हद तक वही। इन्हें मोनोकल्चर प्लांटेशन कहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है, और ISFR 2023 की रिपोर्ट भी यही कहती है, कि ये जो लगाए गए जंगल हैं, ये असली कुदरती जंगलों जैसी जैव विविधता या वो जो पारिस्थितिक फायदे होते हैं, वो नहीं दे पाते। मतलब दिखने में जंगल पर असल में जंगल नहीं? एक तरह से हाँ। मिट्टी पर, पानी पर, वहाँ के जीव जंतुओं पर उनका वो असर नहीं होता जो एक मिले-जुले प्राकृतिक जंगल का होता है। और इन सब चुनौतियों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन का खतरा भी तो है ही। बिल्कुल, वो तो एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जंगलों में आग लगने की घटनाएं देखिए,
कितनी बढ़ गई हैं। सिर्फ पिछले सीजन में नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच लगभग 34,500 वर्ग किलोमीटर जंगल आग से प्रभावित हुआ। 34,500 वर्ग किलोमीटर, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और सिर्फ आग नहीं, कीड़े मकोड़ों का प्रकोप बढ़ रहा है। पिछले एक दशक में 2013 से 2023 के बीच हमने 92,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा वन क्षेत्र खो दिया है। इसमें जलवायु परिवर्तन का भी एक बड़ा हाथ है। और अवैध कटाई? वो भी। अवैध कटाई और जमीन पर कब्जा, ये भी बहुत गंभीर मुद्दे हैं। संपादकीय में एक आंकड़ा है कि एक साल में इसमें 146% की बढ़ोतरी हुई है। 146%? अरे बाप रे, ये तो वाकई चिंताजनक है। तो फिर रास्ता क्या है? आगे कैसे बढ़ें? क्या किया जा सकता है? देखिए, समाधान तो कई स्तरों पर सोचने होंगे। संपादकीय कुछ दिशाएं दिखाता है। एक तो विकेंद्रीकरण पर जोर देना होगा, मतलब फैसले लेने की ताकत वापस स्थानीय समुदायों, ग्राम सभाओं को देनी होगी। जैसे वो गढ़चिरौली का उदाहरण दिया जाता है। बिल्कुल, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में ये मॉडल काफी सफल रहा है, जहां समुदायों ने खुद जंगल का प्रबंधन किया और उसे बेहतर बनाया। दूसरा, वनीकरण में मोनोकल्चर की बजाय देशी प्रजातियों को प्राथमिकता देनी होगी। इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन पर ध्यान देना होगा। और तकनीक का इस्तेमाल, जैसे सैटेलाइट वगैरह से निगरानी। हाँ, तकनीक बहुत मददगार हो सकती है, जैसे भारतीय वन सर्वेक्षण FSI, सैटेलाइट इमेजरी, मॉडर्न डेटा वगैरह का इस्तेमाल कर ही रहा है निगरानी के लिए। इसे और बेहतर और व्यापक बनाना होगा। और क्या हो सकता है? इसके अलावा कृषि वानिकी को बढ़ावा देना, यानी एग्रो फॉरेस्ट्री, जहां खेतों पर भी पेड़ लगाए जाते हैं। जो वन्य जीव गलियारे हैं, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, उनको मजबूत करना ताकि जानवर आसानी से आ जा सकें। और सबसे जरूरी, कानूनों को सख्ती से लागू करना। ये सारे कदम मिलकर ही हमें सतत विकास लक्ष्यों SDGs को पाने में मदद करेंगे। खासकर SDG 15 जो जमीनी जीवन की बात करता है, SDG 13 जो जलवायु कार्रवाई की, और SDG 8 जो अच्छे काम और आर्थिक विकास की। तो संक्षेप में कहें तो भारत के जंगलों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम संरक्षण, विकास की जो जरूरतें हैं और जो स्थानीय समुदायों के अधिकार हैं, उनके बीच एक सही संतुलन कैसे बनाते हैं, है ना? बिल्कुल सही। गोदावरमन मामले ने शायद संरक्षण का दायरा तो बढ़ा दिया, लेकिन असली चुनौती अब जमीन पर है कि FRA जैसे कानूनों को सही मायने में लागू किया जाए और स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। क्या जंगलों को बचाने का सबसे टिकाऊ, सबसे स्थायी रास्ता वो है जहां हम पारंपरिक ज्ञान जो समुदायों के पास पीढ़ियों से है और आज की जो आधुनिक तकनीक है उसका एक समझदारी भरा मेल कर सकें? पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संगम। हाँ, शायद इसी मेल में वो कुंजी छिपी है जिसकी हमें जलवायु परिवर्तन के इस बढ़ते खतरे के बीच सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसा कि संपादकीय में भी लिखा है, वन ही सतत भविष्य की नींव है। इनकी रक्षा करना उस संसार को प्राप्त करने की कुंजी है जैसा हम चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।